सो आयनाइजेशन एनर्जी में तुमने देखा था, अगर मैं ग्रुप वाइज भी बात करूं, ग्रुप 1 में क्या क्या आ रहा था? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। फ्रांसियम है बट रेडियो एक्टिव है तो उसकी आईपी की बात नहीं करते। ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम भी रेडियो एक्टिव है, उसकी आईपी की बात नहीं करते। ग्रुप 13 बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीरियम। बस लास्ट वाला रहने देता है। ग्रुप 14 कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीपी। ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी, बिस्मथ। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, एससी, टीई, पीओ। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लास्ट वाला 7th पीरियड नहीं लिख रहा है ना। ग्रुप 18 में एक हीलियम अलग से रहने देते हैं, मेनली नियोन, रेडॉन भी रेडियोएक्टिव है तो उसके बारे में। तो देखो ये जो, अगर मैं डेटा का बात करूं, एनसीईआरटी के हिसाब से डेटा तो कुछ चीजों का दिया है क्या? किसका डेटा दिया हुआ है? ग्रुप का भी दिया हुआ है। मुझे लगता है कि ये पीरियड वाइज डेटा है। इसका हमने एक लिखा था ऑर्डर 520। अच्छा ध्यान रखना है किलो जूल पर मोल में है, ठीक है? किलो जूल पर मोल। डेटा क्या है? मतलब 1 मोल गैसियस लिथियम के 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालना है। एक एटम में नहीं है, किसमें है? किलो जूल। 1 मोल गैसियस लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकाल देना है हर लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास लिथियम के कितने एटम हैं? लिथियम के गैसियस एटम है Na एटम से, और Na एटम को हमने किस में चेंज कर दिया? इसमें। तो हमारे पास आयन भी कितने मिले? Na, और इलेक्ट्रॉन भी कितने मिले? Na। इस पूरे प्रोसेस में जो एनर्जी लगा दैट इज कॉल्ड 520। एक लिथियम एटम की बात नहीं हो रही, 1 मोल लिथियम एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने में बेरिलियम का डेटा है 899, ठीक है? फिर बोरोन का डेटा है, याद करो अलोंग द पीरियड बढ़ना चाहिए था बट इन दोनों में एक्सेप्शन था, याद करो। बेरिलियम का क्यों? क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? 1s2 2s2 से, और इसकी इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? 1s2 2s2 2p1 से। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? क्लियर है? अच्छा इसका 1086, इसका बताओ 1402। इन दोनों में भी एक्सेप्शन था, याद करो। क्योंकि ये क्या है? 1s2 2s2 2p3, और ये 1s2 2s2 2p4। लास्ट इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से निकलेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना? इसका कितना? 1314। अच्छा खासा चेंज है 100 के आसपास का। फ्लोरीन 1681 एंड नियोन 2080। 2080। तो बताओ पीरियड 2 में सबसे ज्यादा नियोन का ही। पीरियड 2 में ऑर्डर देखो सबसे ज्यादा किसका है? नियोन का। अभी जो ऑर्डर आकांक्षा ने बताया वो ऑर्डर भी सही है क्या? यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, आई गेस हाइड्रोजन का भी इसमें दिया हुआ है ना, फर्स्ट वाले में। ये वाला जो पूरा फ्लो चार्ट है, डेटा हीलियम, देखो ये वाला ग्राफ में जो मैक्सिमा पे है वो इनर्ट गैस है, क्योंकि उसकी आईपी सबसे ज्यादा होगी, और जो मिनिमा पे इस ग्राफ में है वो अल्कली मेटल्स है, ग्रुप 1 है। ऐसे भी तुम्हें पता है लेफ्ट टू राइट आईपी बढ़ता है, तो सबसे कम किसकी होनी चाहिए? अल्कली की, और सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? इनर्ट गैस की। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको ऐसे जिगजैग,
मान लो एक ग्राफ ही बना दिया और तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए मिनिमा पे कौन सा एलिमेंट आएगा, तो आपको अल्कली मेटल लिख के लाना है। मैक्सिमा पे कौन सा मेटल आएगा, और ऑलमोस्ट सारे मेटल्स देख रहे हो सबका आईपी सजाया हुआ है, मतलब इसके बीच में जितने डॉट्स हैं वो सब एलिमेंट्स हैं। आ रहा है समझ में? इस ग्राफ में सिर्फ मैक्सिमम मिनिमम पे डॉट है क्या, और भी जगह पे तो डॉट्स है ना, वो सारे एलिमेंट्स हैं। और देखो नीचे एटॉमिक नंबर 60, मतलब 1 से लेके 60 तक का आईपी का डेटा दिया है इसमें। ये ग्राफ मेहनत करके बनाया गया। एटॉमिक नंबर 1 से लेके 60 तक एलिमेंट्स का आईपी का डेटा है। ग्राफिकल है लेकिन डेटा है, बोल सकते। आ रहा है समझ में? बोलो, है ना? तो इसको फिर अब देखो कहाँ पे एक्सेप्शन होगा समझना, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। पीरियड 1-2 में ये दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, नहीं सॉरी, पीरियड 2 में ये एक्सचेंज हो रहा है और ये एक्सचेंज हो रहा है, बस। बाकी इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, बाकी इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। यहाँ पर भी ये एक्सचेंज हो रहा है और ये दोनों एक्सचेंज हो रहा है। बाकी सबसे ज्यादा अभी भी आर्गन है। कैसे लिख देंगे? आर्गन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम। ये है तरीका लिखने का। कहीं ना कहीं अगर डेटा देखोगे तो यहाँ पर भी है। फिर से ये पूरा जो है हाफ फिल्ड है ना, और ये P4 है, ये सब P4 है, ये सब P3। तो हाफ फिल्ड विल हैव मोर विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली फिल्ड। तो इन दोनों में भी स्विच आ जाएगा। इन दोनों में स्विच जैसे आया, यहाँ जैसे आया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फर्स्ट आईपी में जैसे स्विच आया है ना, फास्फोरस सल्फर के फर्स्ट आईपी में सल्फर से निकालना आसान है। इसका भी डेटा लिख देते हैं, है ना, एक बार, क्योंकि हमारे पास डेटा है तो पूरा ही डेटा लिख देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं डेटा लिख देता हूँ। डाउन द ग्रुप लिख देता हूँ पहले, तो तुम्हें समझ में आएगा। अभी इससे पता चल जाएगा कि डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन है या नहीं है। समझ में आया? देखो तो वहां पे एक और ग्राफ है बीच में, उसमें सिर्फ अल्कली मेटल का है। क्या मैं सही डेटा लिख रहा हूँ? देखो तो यही डेटा है कि अल्कली मेटल्स का 374 है सर, 374 ना? हाँ ठीक है, कोई नहीं, मतलब ऑलमोस्ट सही है डेटा। ओके, इस वाले फैमिली में बताइए, इसका डेटा है नहीं, लेकिन चलो मैं लिख देता हूँ। ये तो है ही, मैग्नीशियम का है 738, कैल्शियम 590। क्या तुमने यही लिखा है डेटा? 549 किलोजूल पर मोल है बच्चे, ठीक है, 503। देखो इस डेटा से ये पता चल रहा है बच्चे, डाउन द ग्रुप आईपी घटता है और ग्रुप 1 में एक्सेप्शन नहीं है। घटा है। ग्रुप 2 में भी एक्सेप्शन नहीं है। देखो 899, फिर घट गया 590, 549, 503, कोई एक्सेप्शन नहीं। अच्छा, मैं बोरोन फैमिली का डेटा लिखता हूँ। बोरोन फैमिली का डेटा ना बच्चे, आप अगर एनसीईआरटी में जाओगे तो एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी देखो, एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बोरोन फैमिली में, है ना? कौन सा क्वेश्चन है बताओ? क्वेश्चन नंबर 3.19। हाँ सब लोग देखो क्या लिखा है उसमें, बताओ। क्वेश्चन नंबर 3.19 में 801 तो है, 577 है, 579, देखो थोड़ा बढ़ गया, 558, 589। बताओ यहाँ डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन आ गया। देखो तो बोरोन फैमिली में हम सब लॉजिकली समझेंगे, ठीक है, लेकिन अभी डेटा के हिसाब से तुम्हें समझाने को। ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डाउन द ग्रुप कोई एक्सेप्शन नहीं है। पीरियड 1 में मैंने सजा दिया था। पीरियड 1 में क्या शॉर्टकट सिखाया था, याद करो तो? P6, P5, P3, P4, P2, S2, P1, S1। ये अगर याद रख लिया तो शायद पीरियड 2 और 3 का तो आराम से बता दो। पीरियड 2, 3 पूछा जाता है बच्चे, और पीरियड 1 में तो 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, उधर देखो हीलियम है। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है। मैं बताऊं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आईपी हीलियम का होता है और सबसे कम इसका होता है। मैक्सिमम आईपी किसका होता है? हीलियम का। हीलियम जो है
ये मैक्सिमम में आता है ना, मैक्सिमम आईपी या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो। एंड मिनिमम किसका है? मिनिमम आईपी या आयोनाइजेशन एनर्जी किसका है? मिनिमम है। खैर मैं उसमें भी नहीं जाता, मुझे ये बताओ कि डाउन द ग्रुप कोई एक्सेप्शन है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में? नहीं। आईपी क्या बोलता है? डाउन द ग्रुप घटेगा, ये बोलता है। आईपी घटा है, थोड़ा बढ़ गया, फिर घटा, फिर बढ़ गया, बड़ा बदतमीज। क्या रेगुलर ट्रेंड क्या था? घटना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। तो वही क्वेश्चन अब पढ़ो, क्या लिखा है? First ionization enthalpy values in kg per mole of group 13 elements are. How would you explain this deviation from the general trend? आए समझ में क्या जज्बात है? आईपी घट रहा है, घटना चाहिए, जनरल ट्रेंड क्या? आईपी घटना चाहिए, बट ये एब्नॉर्मल है ना, घटा जरूर है, फिर बढ़ गया, फिर घटा, फिर बढ़ गया, थोड़ा सा अलग है ना। तो इसको एक्सप्लेनेशन मांग रहा है तुमसे, एनसीईआरटी बोल रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करो क्यों जनरल ट्रेंड को ये फॉलो नहीं करता है ग्रुप। अगर आपको याद होगा ये ग्रुप साइज को भी सही से फॉलो नहीं कर रहा था। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए था, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ना चाहिए था, लेकिन इन दोनों में दिक्कत थी। ये छोटा था इससे, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन था। तो ऑब्वियसली साइज में एक्सेप्शंस है, साइज में रेगुलर ट्रेंड नहीं है, क्योंकि साइज बढ़ने से आईपी घटता है। साइज डाउन द ग्रुप रेगुलरली नहीं बढ़ रहा है, तो आईपी में भी चेंज आएगा। खैर उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करेंगे, अभी डेटा फिलहाल लिखते हैं। सिलिकॉन फैमिली में डेटा जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें चेक करो एक्सेप्शन है ये नहीं है। एक जगह पे यहाँ पे एक्सेप्शन दिख रहा है मेरे को, देखो घटा है 786 से 762 है, घटा है, अभी भी घटा है, अभी भी घटा है। लास्ट में देखो थोड़ा बढ़ गया, लास्ट में थोड़ा। इसका एक्सप्लेनेशन भी है आपके पास, एनीबॉडी जिसको याद है कि ऐसा क्यों हो गया कि लेड का थोड़ा बढ़ चुका है आईपी, या फिर थीलियम का थोड़ा बढ़ चुका है। एक हाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, आपको याद होगा इसके कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस सेल के जस्ट पहले फुल्ली फिल्ड डी और एफ दोनों है। इसके कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस सेल के जस्ट पहले फुल्ली फिल्ड डी एंड एफ दोनों है, जिसकी वजह से क्या होता है? शील्डिंग वीक होगा और जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो साइज जितना घटना चाहिए उससे ज्यादा घटता है, और उसकी वजह से इनेट पेयर इफेक्ट भी समझाया था अगर याद है तो। उसके वजह से नोट्स में लिखाया था कि व्हाट इज इनेट पेयर इफेक्ट। लेक्चर 1 से लास्ट तक रिवाइज करोगे तभी समझ में आएगा ना। ये बोला गया है आपको कि लेक्चर 1 से लास्ट तक पढ़ के आया कीजिए। तो उधर बताया गया था इन दोनों में, इनफैक्ट इन तीनों में है ना, वैलेंस सेल के जस्ट पहले फुल्ली फिल्ड डी और एफ दोनों है। मतलब यहाँ पे डी और एफ जब वैलेंस सेल के जस्ट पहले है उसमें पुअर शील्डिंग है, बहुत ही घटिया शील्डिंग है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज ऑफ एटम जितना घटना चाहिए उससे ज्यादा घटता है। आपको एक डेटा अगर मैं बोलूंगा तो याद आएगा, ये 167 था और ये 170 था साइज में। ये 167 था और ये 170 था, मतलब जस्ट 3 से बढ़ा था, जबकि बढ़ना बहुत ज्यादा चाहिए था, एक नया सेल बढ़ा। तो एटॉमिक साइज वाले में पढ़ाया था, ये 167 और ये 170 3 से बढ़ा था, जबकि और ज्यादा साइज बढ़ना चाहिए था। ध्यान में आ रहा है? इसीलिए जब पीरियोडिक टेबल ऐसा बनाया था तो मैंने बोला आईपी का भी डेटा लिखो, साइज का भी डेटा लिखो, क्योंकि सब एक दूसरे को फिर एक्सप्लेन करता है। साइज में अगर एक्सेप्शंस हैं तो हो सकता है आईपी में भी एक्सेप्शंस आ सकते हैं। सो हमें दिख रहा है ग्रुप 14 में सिर्फ एक जगह पे एक्सेप्शन है, लेड का सबसे कम होना चाहिए, बट सबसे कम एसएन का है। मतलब ये ऐसा भी नहीं हुआ कि सबसे ऊपर आ गया, एक ऐसे स्विच हो गया, आ रहा है समझ में? ऐसा भी नहीं होगा सबसे ऊपर आ गया, डाउन द ग्रुप घटता है और घट ही रहा है, लेकिन लास्ट वाले में सिर्फ एक का चेंज आया ना, ये वाला चेंज आ गया बस। मतलब सबसे ज्यादा इसका, फिर ये बोल के लास्ट में ये बोल,
ठीक है, बोलो आइडिया लग रहा है क्या मैं पढ़ा रहा हूँ? आईपी का वैल्यू हमारे पास ये है कि कुछ अगर नहीं पता है हमें तो हम बोलेंगे सर डाउन द ग्रुप घटना चाहिए, अलोंग द पीरियड बढ़ना चाहिए, हमें ये पता है जनरल ट्रेंड। नाइट्रोजन फैमिली में अगर आ जाए बच्चे तो इसका तो मैंने वैल्यू लिख दिया है, ये 1012 है फॉस्फोरस की, 947 834 एंड 703। अच्छी बात, थैंक गॉड, इसमें एक्सेप्शन डाउन द ग्रुप घटता था और घट ही रहा है, घट रहा है। मुझे नहीं लगता अब इधर तक आपको एक्सेप्शन मिलेगा, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट भी ज्यादातर यही तीन फैमिली फॉलो करता है ना, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली। इन्हीं सब में थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके बातें होती है ना। सल्फर, ऑक्सीजन का तो हमने लिख दिया है बच्चे, ऑक्सीजन का सल्फर का है 1000 एंड इसका है 941, ये है 869 एंड 812, इसमें भी एक्सेप्शन नहीं है, आप देख सकते हो। एंड देन क्लोरीन है 1251, ब्रोमीन 1140, आयोडीन 1008, 80 का नहीं लिख रहा हूँ, रहने देते हैं। इसका हीलियम का जो है 2372 है, नियोन का तो मैंने लिख ही दिया है, आर्गन 1520, क्रिप्टन 1351, जेनॉन 1170, रेडॉन का भी यहाँ दे रखा है तो लिख देते हैं। चलो तो ये है, देखो मुझे ये बताओ, क्या आपको लग रहा है इधर डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन है? नहीं, इधर घटा है, इधर नहीं। बात समझिए? तो कौन सा दो तीन फैमिली ध्यान में रखना है, केयरफुल रखना है, है ना, इनका डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन है। 15 में भी है क्या? नहीं, बिस्मथ है, कहाँ है? नहीं, मतलब डेटा के हिसाब से है क्या? नहीं, मेनली दो है जिसमें डाउन द ग्रुप एक्सेप्शन है, बाकी 15, 16, 17, 18 में कुछ नहीं है और 1, 2 में कुछ नहीं है। अच्छा, अब अलोंग द पीरियड वाला भी डेटा है अपने पास, अलोंग द पीरियड मैच करो तो जो अभी हमने लिखा था क्या वही मैच कर रहा है? हमने क्या लिखा था? सबसे ज्यादा नियॉन होना चाहिए, नियॉन के बाद क्या आना चाहिए? फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन आना चाहिए, देखो तो है ना, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर आना चाहिए बेरिलियम, फिर बोरोन, सबसे कम लिथियम। है, बिल्कुल है। बोलो पीरियड वाइज में कोई दिक्कत नहीं ना, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, पीरियड 3 का लिख देता हूँ। पीरियड 3 में भी एस और पी, सॉरी हाँ, पीरियड 3 यही है। पीरियड 3 में बता दो, देखो आर्गन सबसे ज्यादा, क्लोरीन, फास्फोरस, और इन दोनों में थोड़ा सा ही बाजी मार गया। बोलो, तो मैं सबसे ज्यादा क्या बोल दूं? आर्गन, फिर क्लोरीन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, सिलिकॉन। इन दोनों में देखो थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा है, 577 है, और ये कितना है? अच्छा खासा है बच्चे। तो चलो पहले सिलिकॉन लिख देते हैं, सल्फर के बाद क्या? सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम, फिर और सबसे कम सोडियम। देखो है भी। अच्छा ये बताओ, पीरियड 4 में हम सिर्फ कंपेयर करना चाहते हैं एस ब्लॉक एंड बी ब्लॉक को। पीरियड 4 देखो, पीरियड 4 में क्या क्या आएगा? ये सब आएगा ना, पीरियड 4 में ये सब है। देखो तो क्रिप्टन सबसे ज्यादा, ब्रोमीन, इन दोनों में कौन बाजी मार गया? थोड़ा सा सेम वही लॉजिक चल रहा है कि नहीं? तो पीरियड 4 में सबसे ज्यादा है क्रिप्टन, फिर ब्रोमीन, फिर आर्सेनिक, एक शिफ्ट है नहीं, फिर एसी, फिर अच्छा यहाँ भी देखो स्विच है, जैसे इन दोनों में था, दिख रहा है? कैल्शियम और गैलियम में किसका ज्यादा दिख रहा है? कैल्शियम का थोड़ा ज्यादा दिख रहा है स्विच दिख रहा है या नहीं है? तो एसी के बाद क्या लिखते हैं हम लोग? जीई। नहीं, ये दोनों तो हो गया ना, हाँ, जीई ना, फिर कैल्शियम, फिर गैलियम, फिर पोटासियम। समझ में आ रहा है? तो ये डेटा लिख लो जल्दी से, फिर मैं आगे डाउन द ग्रुप में रीजन देता हूं ऐसा क्यों है। समझ में आए? देखिए तो
ग्रुप 1 ग्रुप 2 में कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट? बोलो। ग्रुप 13 में क्यों एक्सेप्शन है उसको समझ लेते हैं। हाईएस्ट लोएस्ट किसका है वो भी समझ लेते हैं, राइट? और फिर आयनेशन एनर्जी जब आप कंपेयर करने लगते हो तो फिर उसका एप्लीकेशन क्या है वो भी थोड़ा सा पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? देखिए ग्रुप 1 में तो पहले लिखे रख लो। ग्रुप 1 में सबसे कम लिथियम, सॉरी सबसे ज्यादा लिथियम ना, डाउन द ग्रुप घटता है ना, तो ग्रुप 1 में सबसे ज्यादा क्या? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सबसे कम सीजियम। ग्रुप 2 में भी एक्सेप्शन नहीं है, बोलो क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, कोई एक्सेप्शन नहीं ना, है ना? जो एक्सेप्शन है वो पहले लिख लेते हैं, लास्ट में क्या? बेरियम। ग्रुप 15 में भी नहीं है, बोलो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sp, कोई एक्सेप्शन नहीं। ग्रुप 15 और 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सल्फर, Ece, PO, राइट? है ना? ग्रुप 17 में भी एक्सेप्शन नहीं है सर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 18 नहीं। ग्रुप 18 नियॉन, हीलियम रहने देते हैं, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जितना है सब रख देते हैं, राइट? ज़ेनन, रेडन, हो गया। अब जो एक्सेप्शन है यहाँ पे ग्रुप 13, क्या एक्सेप्शन है ना? ग्रुप 13 में सबसे ज्यादा बोरोन तो है, फिर गैलियम है, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम नहीं। सही से डेटा देखोगे यहाँ पे, देखो इसको याद करने के लिए एक चीज बता देता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक नंबर। एक ग्राफ ऐसा बनाना है यहाँ पे, ऐसा W करके, है ना? वो याद है गोवा में W के नीचे पैसे हैं, W नहीं है? कुछ तो याद रखो तुम लोग। ओके चलो कोई नहीं। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। मैं बताऊं सबसे ज्यादा ना बच्चे इसमें बोरोन का है, फिर Tl है, आप डेटा देखना, फिर गैलियम है, फिर एल्युमिनियम और सबसे कम इंडियम। तो इसमें एक्सेप्शन भरे पड़े है ना। ग्रुप 13 चाहते क्या होना चाहिए? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम होना चाहिए, राइट? बट ये गलत है। सही क्या है आईपी ग्रुप 13 का? नहीं, Tl है, देखो ना सबसे ज्यादा ऐसे, ये आईपी का वैल्यू है ना, तो बोरोन के बाद फिर क्या आ गया? जिसका सबसे कम होना चाहिए वो सेकंड पे आ गया, बिकॉज ऑफ द लेंथनाइन कॉन्ट्रैक्शन। फिर गैलियम भी आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके पास भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है ना। फिर इंडियम। डेटा एक बार फिर से लिख दूं, कितना डेटा है बताओ इसका? 801 है, हाँ। एल्युमिनियम 577, 579, 558, 589। तो देखो तो सबसे ज्यादा तो बोरोन ही है। बोरोन के बाद नंबर में ये आ गया ना, फिर आ गया तुम्हारा गैलियम। बोलो सबसे कम क्या है? अब ऐसा क्यों हो गया? अब उसके पीछे एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ये W याद रख लिया तो शायद काम हो जाएगा, है ना। आपको याद होगा इस फैमिली में साइज में भी कुछ प्रॉब्लम था, याद है? साइज में बोरोन सबसे छोटा जरूर था, बट उसके बाद आता था गैलियम। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, गैलियम, फिर एल्युमिनियम, और इधर एक्सेप्शन नहीं था शायद, सिर्फ एक एक्सेप्शन था साइज में, याद है? यस नो? इसका साइज बताओ, मैंने डेटा में लिखा है साइज इसका, मुझे याद है 135, इसका 143 पिकोमीटर में है, इसका 167, इसका 170। ये साइज है बच्चे पिकोमीटर में, है ना। सिर्फ बोरोन का साइज बता दो, लिखा है मैंने बोरोन का साइज
नोट्स में ही होगा, बाकी मुझे तो डेटा याद भी है, खाली बोरोन का एक बार साइज देख लो। 88, हाँ शायद सही है। तो देखो तो साइज में एक्सेप्शन है, इसीलिए हम बोल सकते हैं आईपी में भी थोड़ा सा दिक्कत है। क्लियर है? एक काम करो, पहले ये लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। डाउन द ग्रुप भी थोड़ा सा लिख लो, अलोंग द पीरियड तो हमने लिखा ही एज ए क्वेश्चन, डाउन द ग्रुप भी लिख के रखिए। नोट्स कभी पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा कौन सा चीज कहाँ पे है, ऐसे नहीं आएगा समझ में। ओके आगे देखते हैं। हाँ कोई नहीं, इसमें ना ग्रुप 13 के लिए मैं आपको रीजन बता देता हूँ थोड़ा क्यों एक्सेप्शन है, एंड सेम फॉर ग्रुप 14 भी थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाएगा, है ना। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। एक बार कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ बच्चे। 1s2 2s2 2p1, नियॉन है 3s2 3p1, आर्गन 3d10 4s2 4p1, क्रिप्टन 4d10 5s2 5p1, जेनन है ना 4f14 5d10 6s2 6p1। देखो अब समझ में आ जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन जैसा है। मैं बताऊं इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस क्या है। गैलियम एल्युमिनियम में वैलेंस सेल के पहले, एल्युमिनियम के वैलेंस सेल के पहले D10 नहीं, और गैलियम में वैलेंस सेल के पहले D10। ये D इलेक्ट्रॉन्स की जो शिल्डिंग होती है बहुत पुअर होती है। अगर शिल्डिंग पुअर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो साइज घटेगा। यही वजह साइज में एक्सेप्शन है। देखो यही वजह साइज में, इसको तुम बोल सकते हो डी इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल सकते हो? डी इफेक्ट या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ये चेंज है, मेरी बात आ रही है समझ में? क्यों चेंज आएगा? डी इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ध्यान में रख सकते हैं क्या? अच्छा इन दोनों में दिक्कत नहीं है, क्यों? वैलेंस सेल के पहले यहाँ D10 है तो इधर भी, तो एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इन दोनों में एक्सेप्शन नहीं है। साइज इसका बढ़ा है, इसका थोड़ा कम है। डाउन द ग्रुप नया सेल ऐड हुआ ना, फिफ्थ सेल ऐड हुआ, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस नहीं है, इसलिए इन दोनों का साइज एक जैसा है, मतलब सॉरी रेगुलर साइज बढ़ रहा है। अच्छा कॉन्फ़िगरेशनल चेंज नहीं है, इसलिए इसका आईपी कम है, इसका आईपी ज्यादा है, इसका कम है। इन दोनों में आईपी में चेंज क्यों आ गया? क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव बढ़ा हुआ है। हम क्या बोल सकते हैं? ड्यू टू डी इफेक्ट या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, इसका जेड इफेक्टिव क्या बोलेंगे? थोड़ा तो बढ़ गया ना बच्चे। यही रीजन है कि साइज में ऊपर शिफ्ट हुआ और आईपी में भी देखो ज्यादा हो गया उसका। तरीके से आईपी क्या होना चाहिए? सब एल्युमिनियम गैलियम में आईपी किसका ज्यादा होना चाहिए? एल्युमिनियम का। गैलियम का कम होना चाहिए, लेकिन गैलियम के पास ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, डी इफेक्ट है, इसीलिए थोड़ा इधर शिफ्ट हुआ। ये किधर इधर क्यों शिफ्ट हुआ समझ में आया? और इतना छोड़ो, ये तो देखो इतना ज्यादा आगे शिफ्ट हो चुका है, सेकंड मोस्ट पे आ चुका है। अब ये क्यों हुआ इसके पीछे देखो, वैलेंस सेल के जस्ट पहले F और D दोनों है, शिल्डिंग बहुत पुअर होगा, जेड इफेक्टिव जबरदस्त बढ़ जाएगा, और स्पेशली ये इलेक्ट्रॉन तो इनर्ट ही हो जाता है। एनएस इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाता है, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। एनएस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ ये करता है। समझ में आ रही? बताया था दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट पार्टिसिपेट। तो होता क्या है बच्चे, साइज में भी तुम देखो 167 एंड 170, भाई साहब एक नया सेल ऐड हुआ, इसका 88 था, इसका साइज 143, इसका 135। तो तुमने क्या देखा कि नया सेल ऐड हो रहा है तो अच्छा खासा साइज बढ़ रहा है। इसमें 2 ऑर्बिट है, इसमें 3 ऑर्बिट है, साइज अच्छा खासा बढ़ा। लेकिन यहाँ देख रहे हो एक नया ऑर्बिट ऐड हुआ फिर भी साइज 3 से बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पास ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी है, और मोस्टली कोई कुछ ट्रांजिशन नहीं बोलो तो मोस्टली क्या बोल दो? लेंथेनाइट। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाउ गोइंग टू एक्सपीरियंस वेरी हाई अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसीलिए साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। और आईपी में तो देखो क्या हो गया, इन सारे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब बोरोन से सबसे डिफिकल्ट है निकालना। समझ में आ रहा है? और उसके बाद क्या आ रहा है? थीलियम आ जा रहा है। तो आपको अगर ये बोला जाए कि जो क्वेश्चन है कि व्हाई दिस इरेगुलरिटीज, एनसीईआरटी में जो सवाल है
उसको तरीके से प्रिपेयर करना है। वाई दिस इरेगुलरिटीज, उसको थ्योरेटिकली प्रिपेयर करना है कि इन दोनों में स्विच, मतलब ओवरऑल इस फैमिली में गैलियम में लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन है, थेलियम में गैलियम में डिफेक्ट या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है और थेलियम में लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन है। इसके वजह से इसके साइज में भी इरेगुलरिटीज है। डाउन द ग्रुप रेगुलरली साइज नहीं बढ़ रहा है, या फिर साइज बढ़ा है, ये बस यहाँ पे एक स्विच है। साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है लेकिन एक स्विच यहाँ पे है कि गैलियम थोड़ा छोटा है एल्युमिनियम से, ये हो गया। दूसरा, चूंकि साइज में इरेगुलरिटीज है, इसी वजह से इस फैमिली में आयोनाइजेशन एनर्जी में भी क्या है, इरेगुलरिटीज है। एंड सेम गोज फॉर द फैमिली 14। तो कार्बन सबसे ज्यादा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना, फिर क्या होता है, SnPb ना। तो बस यहाँ पे Pb पहले लिख दो, Sn लास्ट में लिख दो। यहाँ पे एक स्विच है बस। जैसे लेड, यहाँ पे थीलियम देखो सेकंड पे आ गया था, लेड में भी ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है बट वो कार्बन के बाद नहीं आया, जस्ट एक स्विच हुआ, उधर लिखाया भी था। मेरी बात आ रही है समझ में? तो इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें खुद लिखना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसका एक्सप्लेनेशन खुद लिखना है कि बोरोन फैमिली में क्यों इरेगुलरिटीज है। क्लियर है? कार्बन फैमिली में सिर्फ एक इरेगुलरिटीज है और उसके पीछे रीजन है इसका लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे ये होना चाहिए था, होना ये चाहिए था, बट ये है आयोनाइजेशन एनर्जी होना चाहिए था, ये डाउन द ग्रुप घटना चाहिए था, बट जिसका सबसे कम है वो सेकंड पे आ चुका है बिकॉज ऑफ लेंथराइट कॉन्ट्रैक्शन। और भी कुछ चेंजेस है बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन एंड साइज में भी कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आईपी में भी इरेगुलरिटीज है। रेगुलरली डाउन द ग्रुप नहीं घट रहा है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। चलेगा? क्या कर लेंगे बोलो? तो मैं इसको हटा देता हूं, आप एक बार इस क्वेश्चन को ना, नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना कि मैंने क्या बोला उसको समझ के। अभी लिख पा रहे हो तो लिख लो, या नहीं तो कम से कम ये रिजल्ट तो स्टैंडर्ड है जो तुम्हें याद रखना है। साइज का और आईपी का, बोरोन फैमिली का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। अगर याद नहीं है तो टैप टेस्ट माइनर, ये सब क्वेश्चन अभी से बोल रहा हूं आ रहा है। क्लियर है? एग्जैक्टली इसी अंदाज में साइज रटना है और आईपी जो है वो रटना है। तो यहाँ पे देखो दोबारा बता दिया कॉन्फ़िगरेशन, ये कम से कम 4-5 बार तो मैंने बोर्ड पे लिख चुका हूँ। जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था उस समय लिखा था, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन में भी लिखा है ना, सब कॉन्फ़िगरेशन लिख के समझाया है। इसका भी जेड इफेक्टिव क्या होगा, बिकॉज ऑफ इसका भी जेड इफेक्टिव वेरी हाई है ना, जेड इफेक्टिव वेरी हाई। डन? अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे, इसको हटाता हूं मैं, क्लीन करूं बोर्ड, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन और करता हूं मैं। पता है डी ब्लॉक में भी साइज क्या रेगुलर था क्या, बताओ? अगर आपको याद होगा डी ब्लॉक में तो स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक साइज का ट्रेंड याद है? अलोंग द डी ब्लॉक साइज घटना चाहिए अलोंग द सीरीज, लेकिन वहां भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल ट्रेंड था। ठीक है? किसी को याद है कि साइज में क्या था डी ब्लॉक में जो मैंने बताया था? डी ब्लॉक में मैंने डाउन द ग्रुप भी पढ़ाया था, अलोंग द पीरियड भी पढ़ाया था, है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक भी बताया था बच्चे। डी ब्लॉक में 3D सीरीज, 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें साइज ना बच्चे, हमें पता है स्कैंडियम टू जिंक साइज क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, बट एक्चुअल में पहले साइज घटा था, कांस्टेंट लास्ट में पढ़ा था। ये नहीं था, ये था, अगर किसी को याद आ रहा होगा तो विथ रीजन वगैरह भी लिखा था मैंने वहां पे। तो साइज आप याद कर लेना। अभी मेनली बात कर रहा हूं आईपी का, है ना। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम ना, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। तो डी ब्लॉक का ऑल्दो ये डेटा आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, बट यहाँ पर भी रेगुलर ट्रेंड देखो, देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, अलोंग द सीरीज है, सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, जिंक का, और सबसे कम किसका होना चाहिए, आईपी। बोलो
सबसे ज्यादा होना चाहिए जिंक का, है ना, और सबसे कम 1 मिनट। IP ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट 3D सीरीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो इसका वैल्यू लिख के बताता हूँ आपको, है ना, अभी। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का IP का वैल्यू अगर तुम देखोगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से बताओ रेगुलर है या नहीं है, तुम देख के बताओ। ये भी किलोजूल पर मोल में है, ठीक है। 657.8, 650.9, है ना। क्रोमियम है 652.9। बढ़ना चाहिए तो बढ़ भी रहा है कहीं कहीं पे, देखो तो बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ा ना, यहाँ देखो गड़बड़ हो गई, है ना। डायरेक्टली बढ़ना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे पहला एक चेंज आया। क्रोमियम का ठीक है थोड़ा ज्यादा है, मैग्नीज का 717 दिया हुआ है, बताओ बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, बढ़ना भी चाहिए तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। फिर 762, then 760, then क्या 737, गुड। एंड लास्ट में 745 एंड लास्ट में 906। मैं बताऊं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो जो आईपी का वैल्यू है वो रेगुलर नहीं है। आईपी का जो वैल्यू है वो रेगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, अलोंग द पीरियड बढ़ना चाहिए, लेकिन इरेगुलर है ना। पहले बढ़ा है, फिर घट गया, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा है, फिर है ना, फिर बढ़ गया, लास्ट में तो सबसे ज्यादा है। तो डी ब्लॉक में भी इरेगुलर है। उसके पीछे रीजन बोलना कि उसका साइज भी तो रेगुलर नहीं है। साइज पहले घट रहा है, साइज घटेगा तो आईपी बढ़ेगा, बीच में साइज कांस्टेंट भी है। इसलिए देखो ये सब लगभग 700 में आ गए, ये सब लगभग 700 में आ गए, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा चेंज। इन सब देख लो, ये सब लगभग 700 में है, और ये सब 600 में, लास्ट वाला 900 में। तो थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन करके आना है। डी ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके आयोनाइजेशन एनर्जी में रेगुलरिटीज क्यों नहीं है। जैसे अभी पता है ना बोरोन फैमिली में नहीं है, उसी तरह इसमें भी रेगुलरिटीज नहीं है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली साइज वाला पार्ट है। जैसे अगर मान लो तुमसे आईपी कंपेयर करने बोलता, आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम एंड मैग्नीज का, आयोनाइजेशन एनर्जी 1, एक जनरल लॉजिकल डेटा नहीं है, फिर भी हम कर सकेंगे। देखो क्रोमियम होता है आर्गन 3d5 4s1 और मैग्नीज होता है आर्गन 3d5 4s2। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से किससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है? 4s2 से 4s1 से? 4s2 से। तो आईपी किसका ज्यादा हो जाएगा? आया समझ में? इसका पहला इलेक्ट्रॉन क्रोमियम का किससे निकल रहा है? और मैग्नीज का पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? आपको पता है NS2 और NS1 में NS2 से डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन निकालना, इसीलिए आईपी किसका ज्यादा है? अब यहीं पे एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, IP2 बताओ इन दोनों एलिमेंट का, क्रोमियम एंड मैग्नीज का। तो क्रोमियम का डिफिकल्ट है निकालना। हाँ, IP2 का मतलब होता है क्रोमियम प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है और उसके बाद, है ना, IP2 का मतलब देखो ये होता है, ये जब हो रहा है तो ये IP1 है, क्योंकि न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ जो एनर्जी है वो IP1 है। और IP2 का मतलब है क्रोमियम प्लस से क्रोमियम प्लस 2 बनाना, इसको बोलते हैं IP2। क्रोमियम प्लस जो है ना बच्चे, आर्गन 3d5 है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, तो क्रोमियम प्लस के पास अब बचा क्या? आर्गन 3d5। बोलो। अच्छा, मैग्नीज से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, है ना, मैग्नीज प्लस बना रहे हैं, तो ये I1 है, ये I1 है,
और मैग्नीज प्लस से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैग्नीज +2 बना रहे हैं तो I2 है। पता है सेकंड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? ये न्यूट्रल है, हाँ इसकी है 3d5 4s1। अब देखो क्रोमियम का जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड सेल से निकल रहा है, जबकि मैग्नीज का सेकंड इलेक्ट्रॉन अभी भी फोर्थ सेल से निकल रहा है, एक सेल ही चेंज हो गया है। बोलो तो क्या लगता है IP2 किसका ज्यादा होगा? क्रोमियम से डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन निकालना। आया समझ में बात? तो बहुत बार क्या होता है, दो आसपास के एलिमेंट्स होंगे ना, तो उसका आंसर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन बहुत हेल्प कर देगा आपको। प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप जज कर सकते हो, यस और नो। जैसे इसी में ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैंने डेटा लिख के आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि डी ब्लॉक में भी जो IP है वो रेगुलर नहीं है। बोरोन फैमिली में जिस रीजन से थोड़ा इरेगुलरिटीज है, यहाँ पर भी उस तरह के रीजन नहीं है, लेकिन और रीजंस हैं। यहाँ पर भी कुछ और रीजंस है, साइज में इरेगुलरिटीज है ना। एक क्वेश्चन और, मान लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का पूछा, तो फर्स्ट वाला, फर्स्ट IP किसका ज्यादा है? अभी पढ़ लिया था हमने, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में फर्स्ट IP किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। उनका एक्सेप्शन है तो नाइट्रोजन का निकालने सब पढ़ के इतना जल्दी तुम लोग कैसे भूल सकते हो? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। सर अगर एक्सेप्शन है तो नाइट्रोजन का ज्यादा है। जी हाँ, नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों, वही बताओ, क्या रीजन दिया था मैंने? नाइट्रोजन का क्यों ज्यादा है? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन में S3 आता है, S3 कब से होने लगा? P3 आता है और इसका P4 आता है। देखो 1s2 2s2 2p4 है, 4 है और ये है 1s2 2s2 2p3। तो IP कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? हाफ फील्ड या पार्शियली फील्ड? तो इसकी IP कम, इसकी IP ज्यादा। IP1 समझ में आया। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं दोनों का IP2 पूछा जाता कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में IP2 बताओ, तो नाइट्रोजन का कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है। IP2 पूछा जाता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब निकल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो P2 होगा, और इसका एक निकल जाएगा तो P3 हो जाएगा। तो हाफ फील्ड हो जाएगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद O+ and N+, ये पता है ये क्या है? 2p3 है, और ये 2p2 है। वो हाफ फील्ड और ये पार्शियल फील्ड हो जाता है। IP2 मतलब मोनोवैलेंट केटायन से डाइवैलेंट केटायन बनाना। IP2 मतलब मोनोवैलेंट केटायन से डाइवैलेंट केटायन बनाना। कैसे बना सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन इसको निकालना पड़ेगा। तो ये स्कूल एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपेयर IP1 and 2 ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो IP1 में नाइट्रोजन बाजी मार जाता है, लेकिन IP2 में ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में? यहाँ पर भी वैसे ही मैग्नीज वाला क्वेश्चन अभी कराए, तो वो मुझे याद है कि स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे क्या देखा? क्रोमियम का IP1 में कौन बाजी मार जा रहा है? मैग्नीज, क्योंकि 4s2 से जल्दी नहीं निकलेगा, 4s1 से जल्दी निकलेगा। और वही IP2 का बात करें तो कौन बाजी मार जा रहा है? तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, वो कॉन्फ़िगरेशन देख के ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं मानना कि IP1 जिसका ज्यादा है उसका IP2 कम होगा, ऐसा नहीं है। इन दोनों जगह पे वो फिट बैठ गया है। क्लियर है? लिखो क्वेश्चन, लिखो। देखो तो आपने क्या देख रहे हो, आपको क्या करना है? IP का वैल्यू होमवर्क यहाँ पे है 3D में, जैसे मैंने लिखा ना 4D 5D अलोंग द सीरीज लिखना है। जैसे 3D का डेटा लिख दिया, 4D 5D अलोंग द सीरीज आपको डेटा लिखना है। चलेगा? बोलो। सेम लॉजिक से आप क्रोमियम एंड कॉपर का IP1 कंपेयर कर सकते हो। बोलो IP1 किसका ज्यादा होगा, क्रोमियम में कॉपर? बोलो बोलो, बातें नहीं। क्रोमियम कॉपर में IP1 किसका ज्यादा होगा? जल्दी बताओ। क्रोमियम और कॉपर बोल रहा हूँ, जिंक एंड कॉपर में IP1 बताओ। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। आर्गन 3d10 4s1 और ये आर्गन 3d10। और अभी डेटा देखा था इन दोनों में, IP1 900 था, ये 745 था, तो उतना सोचना ही नहीं है इसका ज्यादा है। लेकिन IP2 बताओ,
IP2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, फिर भी 4s में एक बचा है, और यहाँ से निकल गया तो एक सेल ही चेंज हो गया। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? 3d से। 3d से 4s1, किससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है? 4s1 से। तो IP फिर किसका ज्यादा हो जाएगा? और पता है यहाँ कॉपर प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, IP2 लिख दिया ना, तो अंडरस्टूड है कि कॉपर प्लस से फिर इलेक्ट्रॉन निकालने की बात हो रही है। मेरी बात आ रही है समझ में? सेम क्वेश्चन। तो बहुत बार आपको कॉन्फ़िगरेशन हेल्प करता है कि IP का क्या हम कैसे कंपेयर करें, बहुत बार। क्लियर है? मैं बोल रहा हूं डाउन द ग्रुप भी अभी होमवर्क क्या है, जैसे अभी एक तो मैंने बता दिया, स्कैंडियम 2 जिंक बता दिया डेटा, इसी को 3D सीरीज या फिर क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं। फिर इट्रियम टू कैडमियम 4D सीरीज या फिर सेकंड, इसका डेटा लिखना है और चेक करना है कि हमारा लॉजिक क्या बोल रहा है, इधर बढ़ना चाहिए ना, क्या सही में है वो, कहीं एक्सेप्शन है तो उसके पीछे रीजन ढूंढने। अगर 2 एलिमेंट में एक्सेप्शन दिख रहा है, ढूंढो उसके रीजंस, है ना। उसी तरह से बताओ क्या था, लेंथेनम थोड़ा गैप था ना, HF और मरकरी, बोलो। ये था 5D सीरीज एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फिर से वही होमवर्क है, आपको इन सब का डेटा लिखना है और तरीके से लॉजिक ये बोलता है, जनरल ट्रेंड ये बोलता है कि अलोंग द सीरीज बढ़ना चाहिए, सबसे ज्यादा मरकरी का होना चाहिए, सबसे कम लेंथेनम का होना चाहिए। उसके बीच में कहाँ एक्सेप्शंस है, उसके रीजन और वो डेटा, यही होमवर्क है। इवन 3D में भी जहाँ एक्सेप्शन है, मैंने डेटा लिखा है, भी एक्सेप्शंस नहीं बताए बहुत ज्यादा, आपको वो कंप्लीट करना है। आया समझ में होमवर्क क्या है? भले ही आप AI यूज करो, जैसे भी करो, लेकिन ये करना है एनी हाउ। समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट बताओ, अगर मैं बोलूं D ब्लॉक में डाउन द ग्रुप, D ब्लॉक डाउन द ग्रुप, तो D ब्लॉक में ग्रुप 3 में कौन कौन आता है बच्चे? ग्रुप 3 में स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनम, समझ में है? और ग्रुप 4 है ना, या तो साइज में भी ऐसे लिखा था, ग्रुप 5 याद है ना, ग्रुप 12 साइज में भी बताया था डाउन द ग्रुप लिखना है। इसमें क्या था? ये लास्ट वाला नहीं लिखता बच्चे, क्योंकि लास्ट वाला सारा रेडियो एक्टिव है। मेरी बात समझ रहे हो? आपको याद होगा कि इसके और इसमें भी एक प्रॉब्लम है, लगभग है ना, ये 3D है, ये 4D है और ये 5D। हमें इसको नहीं चाहिए, ये रेडियो एक्टिव है, इसको रहने देते हैं। आपको याद होगा 5D एलिमेंट का जब लेंथेनम को छोड़ के जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसके कॉन्फ़िगरेशन में जेनॉन आता है, 4F14 आता है, 5D 2 6S2 ऐसा आता है, और इसके कॉन्फ़िगरेशन में आता है क्रिप्टन, डायरेक्ट आता है 4D2 5S2, इसमें आता है आर्गन 3D2 4S2 ऐसा आता है। मुझे बताओ, पता है ये 4 से लेकर 12 तक जो 5D सीरीज है, 5D सीरीज एलिमेंट्स के पास वैलेंस सेल के पहले फुल्ली फिल्ड 4F है। देखो इन सब में नहीं है, वैलेंस सेल के पहले 3D 4D है, लेकिन HF के पास वैलेंस सेल के पहले फुल्ली फिल्ड 4F है। इसके वजह से सेल्डिंग हुई नहीं, जेट इफेक्टिव जबरदस्त बढ़ गई। और आपको याद होगा इन दोनों का साइज का जो वैल्यू लिखा था मैंने 160 और इसका तो 159 लिखा था, अगर साइज याद है पिकोमीटर में। मतलब 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया, क्योंकि 5D एलिमेंट एक बीमारी है उसके पास, या जो भी बोलो उसको, वरदान बोलो, जो बोलो, क्या है वो है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हर 5D एलिमेंट के पास कौन सा प्रॉब्लम है? 6 ऑर्बिट होने के बाद भी देखो कितना डिस्टेंस है, इसमें 5 ऑर्बिट में 160 है, इसमें 6 ऑर्बिट में 160 के आसपास है। पूछा जाता है ZR-HF का साइज ऑलमोस्ट सेम क्यों है? तो ZR-HF का साइज ऑलमोस्ट सेम इसलिए है क्योंकि HF के पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। एंड सेम लॉजिक इन सब में IP में भी दिक्कत आने वाली है। यहाँ IP में दिक्कत नहीं आएगी, ग्रुप 3 में IP में दिक्कत नहीं आएगी बच्चे। यहाँ आयनेशन एनर्जी ग्रुप 3 का ना
ग्रुप 3 का आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। स्कैंडियम सबसे ज्यादा, इट्रियम, फिर लेंथेनम। इसमें एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि इट्रियम और लेंथेनम के पहले 4f नहीं आता, लेंथेनम में 4f14 नहीं आता। HF से लेके मरकरी तक 4f14 आता है। HF से लेकर मरकरी तक के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है? 4f14 आता है, लेंथेनम में नहीं आता। मैं फिर बोल रहा हूं, जो ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 में आईपी में एक्सेप्शन नहीं है, डाउन द ग्रुप घटता है और यहाँ घटा भी है। जैसे ग्रुप 1 में कोई एक्सेप्शन नहीं था, ग्रुप 2 में नहीं था, ग्रुप 15, 16, 17 में नहीं था डाउन द ग्रुप। उसी तरह से ग्रुप 3 में भी एक्सेप्शन आईपी को लेके नहीं है, लेकिन ग्रुप 4, 5 से लेके 12 तक में डाउन द ग्रुप आईपी घटना चाहिए। बट जो 5th पीरियड 5D सीरीज है उसमें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, तो यहाँ पे जरूर कोई ना कोई चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, कैसे चीजें बदल रही है, मैं भी डेटा के हिसाब से बताता हूँ। लेकिन ये बात समझना, साइज में भी क्या था, सबसे छोटा ये था और ये दोनों बराबर है। ये कैसे हुआ था? फिर इसके पास 4 ऑर्बिट है, सबसे छोटा है। इसके पास 5 और 6 ऑर्बिट है, फिर भी 5 और 6 ऑर्बिट वाला बराबर हो गया साइज में। कैसे हो गया बराबर ये दोनों साइज में? क्योंकि HF के पास लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। कहीं ना कहीं HF अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग फोर्स से अट्रैक्ट किया होगा। बोलो, HF अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो आईपी में भी चेंज आ सकता है। हम वो डेटा अभी देख के समझेंगे। क्लियर है? पहले इतना लिख लो, ये जज्बात लिखो, जो एक्सप्लेन किया उसको लिखो, ऐसे मत बैठो। ओके, सो ये होमवर्क क्लियर हो रहा है अलोंग द सीरीज। डेटा लिखिए, कहीं एक्सेप्शन दिख रहा है जनरल ट्रेंड से तो उसकी वैल्यू भी, उसकी रीजन भी लिखिए। वैल्यू तो लिखना ही है। ये एक कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन था, जैसे ऑक्सीजन का IP1 IP2 कंपेयर किया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, क्रोमियम एंड मैग्नीज का कंपेयर किया, उसी तरह कॉपर एंड जिंक का भी IP1 IP2 कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपको कैसे हम IP1 IP2 कंपेयर करते हैं उसको कंपेयर करना सिखा दिया। ठीक है, बोलो। आप इन जनरल ध्यान रखना, आईपी का जो ऑर्डर होगा मस्ट नहीं है, लेकिन 3D का सबसे 3D बोल रहा हूँ, 3D का ही सबसे ज्यादा होना चाहिए, 5D का सबसे ज्यादा होना चाहिए। डाउन द ग्रुप घटता है ना। अगर मैं ग्रुप 4 का बात करूं, ग्रुप 4 में क्या क्या है? टाइटेनियम, HF है ना। देखो, डेटा हमारे पास है, अभी डेटा के हिसाब से कंपेयर करके बता देता हूं, और तुमने लॉजिक भी लगानी ही है। इसका आईपी का वैल्यू दिया हुआ है 658.8, 640, एंड इसका भी 658.5 आ रहा है। मतलब देखो, जिसका सबसे कम होना चाहिए, सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, और HF का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन दिख रहा है कि दोनों का ऑलमोस्ट, टाइटेनियम और HF का ऑलमोस्ट सेम है। सबसे कम किसका हो गया? तो हम ऐसे बोल सकते हैं टाइटेनियम और HF का ऑलमोस्ट बराबर है, और सबसे कम किसका है? जर्मेनियम। तो अगर आपसे पूछ दे कि 5D सीरीज एलिमेंट का साइज क्यों 4D के बराबर है, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा क्वेश्चन, 5D सीरीज एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा क्यों है? बहुत ज्यादा मतलब हो सकता है कि वो 3D के बराबर आ जाए। 5D सीरीज एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी 3D के आसपास क्यों आ जा रहा है? मैं बताऊं, कभी कभी तो ऐसा देखा गया आईपी में, और डेटा भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, 5D का सबसे ज्यादा, फिर 3D एंड तब 4D, ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी है कि 3D का ज्यादा है 5D से, सबसे कम तो 4D है ही। कभी कभी ऐसा भी देखा गया 3D 5D ऑलमोस्ट सेम, सबसे कम क्या? 4D। तो हमें ग्रुप वाइज ये हर ग्रुप का डेटा याद करके, मतलब याद करके क्या कंपेयर करना है, थोड़ा दिमाग में रखना है। कम से कम ये फैक्ट तो जरूर ध्यान में रखना है कि ZR-HF का साइज क्यों बराबर है, बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन HF। और HF की आईपी सडनली ज्यादा क्यों हो गई? सबसे कम होनी चाहिए इसकी आईपी, बट अच्छा खासा बढ़ गया इसकी आईपी। उसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि वो
उसका Z effective भी बढ़ गया, length समझ गए? contraction की वजह से। मेरी बात समझ रहे हो जी सब लोग? देखो यहाँ पे ग्रुप 5 का डेटा लिख रहा हूँ। ग्रुप 5 में आता है तुम्हारा वेनेडियम, Nb एंड टेक्टेनियम, ऐसा। तो देखो इसका है 650 डेटा, इसका है 652। डाउन द ग्रुप देखो बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन बढ़ गया थोड़ा सा। और इसका तो इसने लिमिट ही क्रॉस कर दिया, देखो जिसका सबसे कम होना चाहिए वो सबसे ज्यादा हो गया। कहने का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ग्रुप 4 से ग्रुप 12 में ये फॉलो होगा, कोई भी एक फॉलो हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर दिख रहा है कि 5D का अच्छा खासा बढ़ चुका है। बोलो, यहाँ पे देखो ग्रुप में कैसा ऑर्डर है, सबसे ज्यादा कौन हो गया ग्रुप 5 में, है ना। ग्रुप 6 में भी देख सकते हो। ग्रुप 6 में आता है तुम्हारा क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन। क्रोमियम का है 652, मॉलिब्डेनम इज 684। डाउन द ग्रुप बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ रहा है, देखो इन दोनों में भी एक्सेप्शन है। और टंगस्टन का है 770। तो इतना पता चलने लगा है अभी। ग्रुप 3 को देख लो तो ये वाला ज्यादा नहीं लग रहा फॉलो कर रहा है ये, 5D सबसे ज्यादा आ रहा है। बोलो, तो अगर आपसे पूछ दिया कि IP 5D का सबसे ज्यादा क्यों है, या अच्छा खासा ठीक ठाक, सबसे कम होना चाहिए लेकिन ठीक ठाक ज्यादा हो चुका है, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन। एक तो और मान लो ग्रुप 11 में जाते हैं, कॉपर फैमिली में कॉइनेज मेटल बोलते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना। कॉपर का है 745, ये तो अभी लिखा भी था हमने, 731, एंड गोल्ड का है 890। लो, यहाँ पे भी बाजी कौन मान गया, 5D, क्योंकि उसके पास लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन है ना। जिंक फैमिली में भी लगभग वैसा ही है। हर फैमिली का डेटा आपको इस तरह से लिखना है ना। मैंने कमांड दिया, वो चीजें आ गई है, आप लिख के रख लेना। इतने बताने के बाद एक बात क्या पता चल रही है आपको, बस यही डिस्कशन है मेरा। 5D 4D का साइज क्यों सेम है, वो साइज वाले में बताया था। और 5D का IP थोड़ा ठीक ठाक बढ़ गया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरी बात आ रही समझ में। तो इसके बाद हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ IP पढ़ेंगे।